नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर हम बात कर रहे हैं टेस्ट नंबर 5 की। टेस्ट नंबर 5 के डिस्कशन का आज हमारा दूसरा दिन है। आज सुबह का लेक्चर आप लोगों को इस वजह से नहीं मिल पाया क्योंकि जब फाइल को एडिट किया जा रहा था तब वह करेक्ट हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल बात करते हैं आज के या फिर अपने इस लेक्चर के बारे में। देखिए, अब तक हमने जो है 46 प्रश्नों को कवर कर लिया है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 46 था कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो चलिए फटाक से शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। शुरुआत करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करते चलिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी जोड़िए भाई, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, जहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स संचालित किया गया। ए गृह मंत्रालय, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी नीति आयोग या फिर डी संसदीय कार्य मंत्रालय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डेटा गवर्नेंस एवं क्वालिटी इंडेक्स का संचालन जो है वह नीति आयोग के एक कार्यालय DMEO विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय DMEO के द्वारा संचालित किया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या था इस डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स का? तो देखिए, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं या फिर जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, इनके कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालय और विभागों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, तो इसी प्रदर्शन के आकलन का मूल्यांकन किया गया, या इसी प्रदर्शन के आकलन के आधार पर उन मंत्रालयों और उन विभागों को रैंकिंग प्रदान की गई इस डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में व्यापक रूप से चर्चित गुपकार घोषणा पत्र किससे संबंधित है। ए धारा 370 के निरस्तीकरण का विरोध करने से, बी पड़ोसी शत्रुओं से भारत की सीमाओं की रक्षा करने से, सी जलवायु परिवर्तन से, या फिर डी कोविड-19 से निपटने हेतु एक योजना से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। धारा 370 के निरस्तीकरण का विरोध करने से संबंधित है यह गुपकार डिक्लेरेशन या फिर घोषणा पत्र। देखिए, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से जो है वह धारा 370 को हटा दिया गया था। तो धारा 370 को हटाने के बाद पिछले वर्ष, यानी कि पिछले वर्ष 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की विभिन्न पार्टियां मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? तो वहां पर गुपकार निवास पर मिलती हैं। गुपकर या गुपकार निवास पर मिलती हैं। यह किसका निवास स्थान है? तो गुपकार निवास जो है यह श्रीनगर के गुपकर रोड पर स्थित जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, इन्हीं का घर है, ठीक है। इन्हीं का घर गुपकर निवास पर स्थित है। तो वहीं पर ये लोग मिले, ठीक है। तो वहाँ पर जब ये लोग मिले तो इनके मध्य समझौता हुआ और यह बात तय हुई कि 370 के विरोध स्वरूप या फिर 377 को जो निरस्त करने का केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है, तो इन सब का विरोध एक राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से किया जाएगा, और इसी को बोला गया गुपकर डिक्लेरेशन या फिर गुपकार घोषणा। तो अभी चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में गुपकार घोषणा पत्र द्वितीय हुआ, या फिर यूं कहें कि अभी हाल ही में 22 अगस्त 2020 को वे सभी पार्टियां फिर से मिली वहीं पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर, और उन्होंने गुपकार घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए, जो पिछले वर्ष 4 अगस्त 2019 को हुआ था, ठीक है। और बाद में इसको एक औपचारिक नाम भी दे दिया, और औपचारिक रूप से इसका नाम हो गया है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, ठीक है। गुपकर डिक्लेरेशन या फिर गुपकर घोषणा पत्र, ठीक है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, इसका अब यह औपचारिक रूप से नाम भी हो गया, ठीक है। उद्देश्य वही सेम है, धारा 370 के निरस्तीकरण का विरोध करना और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को वापस पाना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन ASIIM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, इसकी शुरुआत जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। दूसरा,
इसका उद्देश्य दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देने के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। एक बार कथन आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए फिलहाल जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दो के दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी कि ASIIM या फिर असीम के बारे में। ठीक है, तो देखिए यह अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन जो है, इसकी शुरुआत जो है यह की गई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य जो था वह अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति एवं दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देने के साथ साथ उनके उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देते हुए उनके अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से जो है अगले 4 वर्षों में स्टार्टअप आधारित 1000 ऐसे उद्यमियों की पहचान की जाएगी और उनको सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसकी फंडिंग जो है वह वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से दी जाएगी। वेंचर कैपिटल क्या होता है ज़रा कमेंट करके बताइए तो। किसकी योजना है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की यह योजना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का प्रथम हर घर जल राज्य बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी गोवा या फिर डी केरल। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गोवा ने जो है 100% जल कवरेज को प्राप्त कर लिया है। गोवा के द्वारा जो है अपने राज्य के सभी क्षेत्रों में जो है सभी घरों तक जो है नल के माध्यम से जल पहुंचा दिया गया है। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए। और यह किया गया है, यह जो हर घर जल है, यह मिशन जो है यह किसके अंतर्गत है? तो यह जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर जल। ठीक है, तो इसी के माध्यम से यह किया गया है। जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो देखिए, जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि 2024 तक भारत के सभी घरों में, ठीक है, एक राज्य की बात नहीं, भारत के सभी घरों में एक चालू नल का कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, मतलब वह नल से पानी भी निकलता रहे, घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध करवाना जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा सा योजना के आवंटन को जान लिए तो वही सिंपल है। देखिए 50-50 का बंटवारा किया गया है। देखिए यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि क्या है, इसमें कुछ हिस्सा जो है इसकी फंडिंग में वह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है वह राज्य सरकारों द्वारा होता है, तो उसको बोला जाता है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो है 100% हिस्सा जो है वह केंद्र सरकार का होता है। इतना डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिलहाल जो सामान्य राज्य हैं उनके बारे में, उनके लिए केंद्र सरकार का योगदान 50% होगा और उन राज्य सरकारों का योगदान इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत 50% का होगा। वहीं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र अथवा जो हिमालयी राज्य हैं उनके लिए योगदान की राशि केंद्र सरकार की 90% और उन राज्यों का योगदान होगा 10% का। और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर केंद्र सरकार किसी भी योजना के लिए 100% का योगदान देती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए 15 अगस्त 2013, बी 26 जनवरी 2014, सी 1 जनवरी 2015 या डी 2 अक्टूबर 2016। काफ़ी पुराना प्रश्न हो चुका है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को जो है 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और यह भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि कार्यालयी आदेश से बनाई गई संस्था है, यानी कि नीति आयोग भी ना तो संवैधानिक संस्था है
और ना ही किसी प्रकार की सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका संसद द्वारा विधि बना करके गठन किया जाता है, और संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उल्लेख जो है वह संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा सा अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना हो तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल होती है। इसकी गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो 2 राज्य हैं, नहीं 3 राज्य, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, तो यहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, यह विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्र हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो यहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं इस गवर्निंग काउंसिल में। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पर इसकी जो संस्था होती है वह होती है इस नीति आयोग की है क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन देखिए यह विशेष मुद्दों पर किया जाता है और कुछ विशेष राज्यों के लिए किया जाता है। तो उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वे इसके सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता यानी कि इन क्षेत्रीय परिषदों की जो अध्यक्षता की जाती है वह नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नीति आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, या तो उन क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता जो है वह नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में या फिर उसके लिए नामित किसी अन्य सदस्य या व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, कुछ नहीं 2 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। वे होते हैं कि जैसे कुछ परंपरागत क्षेत्र के विद्वान किसी प्रासंगिक कहीं हमको रिक्वायरमेंट में लगी कि नहीं भैया इकोनॉमिक्स को लेकर के हमको किसी एक विद्वान व्यक्ति की ज़रूरत है, तो हम बुला लिए उसको। ठीक है, किसी ऐसे विशेषज्ञ की ज़रूरत हो गई, विज्ञान के विशेषज्ञ की ज़रूरत हो गई, या किसी प्रैक्टिस करता है या फिर जो अभ्यास करता होते हैं, एडवोकेट हो गए या फिर जो डॉक्टर्स हो गए उनकी ज़रूरत हो गई, तो इनको बुला लिया। ठीक है, तो इस प्रकार सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, देखिए इसकी अगर गठन की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष होगा हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इसके। ठीक है, इसके पूर्णकालिक सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो अंशकालिक सदस्य होते हैं वे 2 होते हैं अधिकतम। ठीक है, और इनको रोटेशन बेसिस पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, रोटेशन बेसिस पे सदस्य बनाया जाता है। इन 2 सदस्यों में आपको विश्वविद्यालयों और रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर जो भी अन्य महत्वपूर्ण संस्थान है उनके लोगों को या फिर उनसे जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है, लेकिन अधिकतम 2 ही लोग ऐसे एक बार में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, पदेन सदस्यों में तो प्रधानमंत्री द्वारा 4 कैबिनेट के 4 मंत्रियों को इसके पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक नीति आयोग का एक CEO भी होता है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। ध्यान दीजिएगा, CEO का कार्यकाल जो है वह निश्चित होता है और CEO को सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के समान मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जहाँ पर कथन ए है कि संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, और कारण आर है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए और आर दोनों सत्य हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है। या डी, ए गलत किंतु आर सही है। थोड़ा सा आप फिर से देख लीजिए कथन और कारण को। चलिए, निश्चित तौर पर आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संसदीय सरकार को ही उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर जो राज्य का मंत्रिमंडल होता है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जब तक इसको संसद का विश्वास या फिर विधानसभा का विश्वास प्राप्त होता है तभी तक जो है मंत्रिमंडल जो है वह बनी रहती है, अन्यथा वह जो है भंग कर दी जाती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बात करने वाला था नहीं। वैसे एक चीज़ और है, बात करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है। बताइए ज़रा तो किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि
मंत्रिपरिषद होगी। भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, यह कहाँ पर का है, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 70 सब क्लास 1 में, 74 सब क्लास 1 में। ठीक है, और मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति को क्या सलाह देते हैं, इसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, यह कहा गया स्पष्ट रूप से 74 सब क्लास 2 में। ठीक है, वहीं विधानसभाओं के मंत्रिमंडल के बारे में बात कहाँ पर की गई, ये जरा आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए, विधानसभा के मंत्रिमंडल के बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 163 के सब क्लास 1 में कि राज्यपाल जो है वह एक मंत्रिपरिषद को बनाएगा, और 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 1 क में यानी कि 164 के खंड क में यह कहा गया है कि इसका आकार जो है वह 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, किसका, मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र और राज्यों में दोनों जगहों पर इस चीज़ को सीमित किया गया मंत्रिपरिषद के आकार को। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है। 1 सेकंड रुकिए तो पानी पी लूँ मैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर बताइए कि भारत में किस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भारत में विधानसभा की सदस्य संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर में विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 1 मनोनीत सदस्य होता है, जो कि होता है आंग्ल भारतीय सदस्य। वहीं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या है 100। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि नगरीय स्थानीय सरकार क्या है, नगरीय स्थानीय सरकार बताइए। नगरीय स्थानीय सरकार, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बताइए नगरीय स्थानीय सरकार के विषय से संबंधित मामलों का निपटान निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पहला, नगरीय विकास मंत्रालय, दूसरा कैंटोनमेंट बोर्ड के संबंध में रक्षा मंत्रालय, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में गृह मंत्रालय। कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसमें शहरी स्थानीय शासन सरकार प्रणाली का संवैधानिकरण या फिर यूं कहें तो संविधान में इनको डाला गया था। ठीक है, और बाकी यह सभी सही सुमेलित है। नगरीय विकास मंत्रालय की स्थापना जो है 1985 में एक अलग मंत्रालय के रूप में कर दी गई थी। ठीक है, एक अलग मंत्रालय के रूप में शहरी विकास मंत्रालय बना दिया गया था। ठीक है, और कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित किसी भी मामले के लिए रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार होता है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में यह जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है, ए मूल अधिकार, बी राज्य नीति के निदेशक तत्व, सी नागरिकता या फिर डी संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं। चलिए, देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक या फिर आर्टिकल 36 से 51 तक जो है वह डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इनको कहाँ से लिया गया था, तो इनको हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से या फिर यूँ बोले तो आयरिश संविधान से लिया गया था। आयरिश संविधान से लिया गया था, तो कब के, तो 1937 के आयरिश संविधान से हमारे संविधान में डीपीएसपी को लिया गया था। हालांकि इन्होंने भी यह लिया था, डीपीएसपी अपने यहाँ लिया था स्पेन के संविधान से। ठीक है, स्पेनिश संविधान से आयरिश संविधान में लिया गया, आयरिश संविधान से हमारे संविधान में लिया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं होता है, ए केंद्रीय गृह मंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर डी राज्यसभा का उपसभापति। प्रश्न पर विचार करें, इसके पहले यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ें।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संसद नहीं, वह करता है राष्ट्रपति। जान लीजिए, ठीक है। किसकी सिफारिश पर आधार पर? तो 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर। अब बताइए इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भारत का मुख्य न्यायाधीश उस 6 सदस्यीय समिति में शामिल नहीं होता है जिसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। बात करते हैं कौन कौन शामिल है, तो उसमें शामिल है भारत का प्रधानमंत्री उस 6 सदस्यीय समिति में, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष का नेता शामिल होता है इसमें, ठीक है, और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री इस 6 सदस्यीय समिति में शामिल होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो आपको बताया गया था इसका पूरा स्ट्रक्चर ना किस प्रकार का होता है, तो इसमें आपको बताया गया था कि उच्च न्यायालय के जो है वह सेवारत न्यायाधीश या फिर रिटायर्ड न्यायाधीशों की भी नियुक्ति इसमें की जाती है। तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति जो है वह मुख्य न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लेकिन सिफारिश कौन करेगा? सिफारिश तो वही 6 सदस्यीय समिति करेगी, ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल है? तो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। दोनों सदनों यानी राज्यसभा के विपक्ष के नेता एक हो गया लोकसभा के विपक्ष के नेता। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, वर्तमान में देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों में अकेले दिल्ली और चंडीगढ़ का एक अलग उच्च न्यायालय है। तीसरा, राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश में कर सकता है अथवा केंद्र शासित प्रदेश को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी केवल 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल जो है वह पहला कथन सही कि वर्तमान में हमारे देश में जो है वह 25 हाईकोर्ट हैं, बाकी दोनों कथन गलत हैं। संसद जो है वह एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश में भी कर सकती है और किसी केंद्र शासित प्रदेश को किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर भी कर सकती। कौन? राष्ट्रपति नहीं, संसद, ठीक है। वहीं केवल और केवल दिल्ली में ही एक अलग उच्च न्यायालय है, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वह उसी का अपना एक अलग से उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर की बात मत करिए, वहाँ के उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में भी लद्दाख भी उसके न्यायिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करिएगा कहीं से भी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर डी भारत का महान्यायवादी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है या फिर कोई भी न्यायाधीश जो है वह कार्यपालिका का अंग तो नहीं होता, इतना आपको दिमाग में रख लेना, ठीक है। वैसे संविधान के भाग 5 में आपको जो है आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित चीज़ों को देखने को मिलेंगी, तो आप उनको देखिएगा एक बार। हालांकि जो हमारी संघीय कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, पीएम लिख दूँ, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आती है, भारत का महान्यायवादी आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना का प्रावधान कौन सा अधिनियम करता है? ए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बी विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014, सी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, डी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। देखिए आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत जो है केंद्रीय यानी कि सेंट्रल के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, ऐसे जानिए केंद्र के स्तर पर और साथ ही साथ राज्य के स्तर पर, दोनों स्तरों पर सूचना आयुक्तों या फिर जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसके अंतर्गत किसके कहाँ सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है, तो राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो देखिए राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और इस जिसको बोला जाता है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त बोला जाता है इसको, सूचना आयुक्त। आयुक्त होता है कमिश्नर, सूचना होती है इंफॉर्मेशन और मुख्य होता है चीफ, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो एक तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त और दूसरा जो इसके सदस्य होते हैं उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। ठीक है, जो अन्य आयुक्त होते हैं, जो सूचना आयुक्त होते हैं, उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। यानी कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 11, जिसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति नहीं, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। 3 सदस्यीय एक समिति की सिफारिश के आधार पर, और वह 3 सदस्यीय समिति में सदस्य होता है मुख्यमंत्री, और विधानसभा में विपक्ष का नेता, और इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। ये 3 सदस्य होते हैं और इनके आधार पर या इनके रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यपाल द्वारा जो है राज्य के सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और राज्य के सूचना आयोग में नियुक्त सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है और 10 से ज़्यादा सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। ठीक है, देखिए ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते जो भी सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिलहाल बताने लगता हूँ, ज़्यादा ही बताने लग जाता हूँ, है ना, इसीलिए जो है लेंदी हो जाता है और लोग जो है जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं टेस्ट सीरीज। मेरी टेस्ट सीरीज चले जा रही है। चलिए उपराष्ट्र थोड़ा सा और सॉर्ट करता हूँ मैं अपने आप को। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दरअसल अभी समय बचा हुआ है ना, तो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको पता हो जाएगा ना, तो ज़्यादा आसान रहेगा प्रश्नों को करना। डायरेक्ट यही प्रश्न तो आने हैं नहीं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला, वह देश का तीसरा सर्वोच्च पद धारण करता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया गया है। तीसरा, वह परोक्ष निर्वाचन की विधि द्वारा चुना जाता है। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। देखिए तीसरा नहीं, दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है हमारा उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बारे में कहा गया हमारे अनुच्छेद 63 में। ठीक है, हालांकि देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति हुआ अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर ही भारत के उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है, लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि जब भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है या भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह जो है अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अंदर ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाता है और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाती है। लेकिन जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है, जब उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है, तब वह शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहता है। ठीक है, मतलब जितना भी कार्यकाल शेष है उस राष्ट्रपति का, उतने कार्यकाल के लिए वही व्यक्ति अब राष्ट्रपति रहेगा। यही मेजर डिफरेंस है। ठीक है, और निर्वाचन जो है वह परोक्ष पद्धति से होता है हमारे उपराष्ट्रपति का। परोक्षपति कहने का मतलब कि जो हमारे राज्यसभा और संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, मतदान के माध्यम से। नेक्स्ट, मेरी सहेली पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी भारतीय रेलवे, सी विदेशी मंत्रालय या फिर डी युवा कार्यक्रम विभाग। चलिए देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। मेरी सहेली पहल को जो है वह भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो महिला यात्री हैं जो अकेले यात्रा कर रही हैं उनके साथ जो है जो आरपीएफ की महिला सिपाही हैं वे आती हैं, बातचीत करती हैं। जो जीआरपी की जो महिला सिपाही हैं वे आती हैं, वे बातचीत करती हैं, ठीक है। और बातचीत के माध्यम से उनसे उनका कॉन्टैक्ट वगैरह लेती हैं, उनसे उनका सीट नंबर, बर्थ नंबर आदि चीज़ें पूछती हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण नंबर आपको दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। यह नंबर है 182। यह नंबर इनको प्रोवाइड करवाया जाता है और बताया जाता है कि यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके शिकायत कर सकती हैं, ठीक है। एक अन्य नंबर जीआरपी का भी है 1512। इस नंबर पर भी वे कॉल करके शिकायत कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, शुरुआत हुई थी इस मेरी सहेली योजना की सितंबर 2020 में और इसको रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था साउथ ईस्ट रेलवे में, ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे में इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2020 में। बाद में इसको जो है अब रेलवे के सभी जोनों में विस्तारित कर दिया गया है, ठीक है, मेरी सहेली पहल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि MACS 6478 है एक क्षुद्र ग्रह, बी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन, सी गेहूं की एक नई किस्म, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं की एक नई किस्म है यह MACS 6478, जिसका विकास किया गया है पुणे स्थित अगरकर इंस्टीट्यूट से ही किया गया, ठीक है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका विकास किया गया, ठीक है। चलिए, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिए, यह हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कस्तूरी ब्रांड नाम प्रदान किया गया है? ए कपास, बी काली मिर्च, सी चावल, या फिर डी केसर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय वस्त्र एवं महिला बाल विकास मंत्रालय ने जब 7 अक्टूबर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस डेट को, 7 अक्टूबर को जो है वह विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 7 अक्टूबर 2020 था, इस बार दूसरी बार यानी कि द्वितीय विश्व कपास दिवस मनाया गया था। तो इसी अवसर पर जो है भारतीय कपास के लिए एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया, ठीक है। अब भारतीय कपास को विश्व कपास व्यापार में जो है वह कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जो भारतीय कपास है उसको विश्व में कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। जो हमारा कस्तूरी कपास ब्रांड है यह अपनी सफ़ेदी, अपनी चमक, अपनी कोमलता, शुद्धता और विशिष्टता के साथ साथ हमारी भारतीयता का भी विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। देखिए, भारत जो है वह कपास के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है और कपास के उपभोग का विश्व में पहले स्थान पर आता है, ठीक। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स का कौन सा संस्करण वर्ष 2020 में प्रकाशित हुआ? ए द्वितीय संस्करण, बी तीसरा संस्करण, सी चौथा संस्करण, या फिर डी पांचवा संस्करण। चलिए, देखिए, कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी का जो है 2020 में तीसरा संस्करण प्रकाशित किया गया। इसको जो है क्या कहते हैं, स्वतंत्र विशेषज्ञों के समूह के इनपुट के माध्यम से डेवलपमेंट फाइनेंशियल, देख सेकंड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जो है वह प्रकाशित किया जाता है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा मिलकर के प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? तो जो स्वतंत्र स्पेशलिस्ट हैं वे जो है अपना इनपुट देते हैं इनको डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल और ऑक्सफैम इंटरनेशनल को, और इनके द्वारा मिल करके इस कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके माध्यम से होता क्या है, तो इसके माध्यम से जो सरकारी सेवाएं हैं इनके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं, असमानता की माप इसमें ज़रूर की जाती है, ठीक है, इनइक्वालिटी की मापन जरूर इसमें होता है, लेकिन किस तरीके से होता है, तो जो प्रत्येक सरकारें हैं वह असमानता को मिटाने के लिए क्या कर रही हैं इस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इस आधार पर नहीं कि कहाँ पर कितनी असमानता है, ठीक है, इनइक्वालिटी कहाँ पर कितनी है इसको इसमें नहीं मापा जाता, बल्कि इसको मापा जाता है कि मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश है
और बिहार है। यह अपने यहाँ असमानता को या फिर इनइक्वलिटी को समाप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो इसकी रैंकिंग ऊपर कर दी, बिहार ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो इसकी रैंकिंग ऊपर कर दी। दोनों हमारे हैं तो हम क्यों माने कि कौन सा खराब कर रहा है और कौन सा बुरा है। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगर टोटल रैंकिंग की बात करें तो भारत को जो रैंकिंग मिली है वह मिली है स्वास्थ्य खर्च के मामले में 155वां। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत को जो है अपने कर रैंकिंग में भी भारत ने सुधार किया, लेकिन फिलहाल हम लोग ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं। देखिए भारत को जो है 158 देशों में, अलग अलग से नहीं पूछे, कोई इतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं। ठीक है, ये भारत को 158 देशों में 129वां स्थान मिला है, यह बस इतना ध्यान दे लीजिए। ठीक है, CRI 2020 में। ठीक है, इसके पहले CRI 2018 में भारत की जो रैंकिंग थी वह थी 147वीं, टोटल देश थे उस समय 157, और 2018 में। ठीक है, 2017 में नहीं। और जो 2017 में रैंकिंग हुई थी उसमें भारत की रैंकिंग थी 132वीं, कुल देश कितने थे तो ये थे 152। ठीक है, चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वर्तमान रैंकिंग में फिर से याद दिला दूं, भूल गए होंगे आप लोग पक्का। वर्तमान में भारत को 158 देशों में से 129वां स्थान प्राप्त हुआ है CRI की रैंकिंग में, जिसका प्रकाशन डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एवं ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए देखिए CRI जो रैंकिंग है ना, इसमें सबसे पहला स्थान किसका है तो CRI रैंकिंग में पहला स्थान है नॉर्वे का, और सबसे अंतिम स्थान पर है CRI रैंकिंग में दक्षिण सूडान, जो कि अभी इस बार से इस रैंकिंग में शामिल हुआ है या इस इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है। तो कुल 158 देश हो गए, जिसमें हमारे देश की रैंकिंग है इस बार 129वीं। चलिए फिलहाल देखिए इसके 3 आधार हैं, 3 आधारों पर इसकी रैंकिंग को निकाला जाता है या इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। कौन कौन से हैं तो पहला है सार्वजनिक सेवाएं, दूसरा है टैक्स यानी कि कर, और तीसरा है श्रमिकों की स्थिति या फिर तीसरा है श्रमिक। ठीक है, सार्वजनिक सेवा, टैक्स और श्रमिक, इन तीनों स्थितियों या तीनों आधारों पर जो है वह CRI इंडेक्स को जारी किया जाता है। किसके द्वारा तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा मिल करके। चलिए फिलहाल बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जिरकोन, ठीक है स्पेलिंग अलग है और बोला उच्चारण अलग है। ठीक है, तो जिरकोन या फिर ट्रिसकोन, इसको ऐसे याद कर लीजिए, तो इसको बोला जाता है जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई है। A जर्मनी, B ईरान, C उत्तर कोरिया या फिर D रूस। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर D, रूस के द्वारा जो है हाल ही में जिरकोन नाम की एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया 7 अक्टूबर को। ठीक है, 7 अक्टूबर 2020 को रूस ने इस जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया, जिसकी जो स्पीड है वो 9 मैक की है, और यह जो है 9 मैक तक की स्पीड जो है वह 1000 किलोमीटर तक जा सकता है 9 मैक की स्पीड से। ठीक है, रूस के द्वारा यह परीक्षण दूसरी बार किया गया है इस जिरकोन मिसाइल का। पहली बार इस जिरकोन मिसाइल का रूस ने परीक्षण किया था जनवरी 2020 में। ठीक है, तो दूसरे देश की मिसाइल है, बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। नेक्स्ट, 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला, यह पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है। दूसरा, यह प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है। तीसरा, इसमें कहा गया है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। और सबसे अंत में चौथा, यह प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है A केवल 1 और 3, B 1, 2, 3 और 4, C केवल 3 और 4, या फिर D 2, 3 और 4। तो फिर से देख लीजिए और बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है। ठीक है, देखिए जब ज़्यादा ऊपर नीचे रहा करें तो पहले आप अपना कथन टिक लगा लीजिए बस, उसके बाद ऑप्शन चाहे जो भी हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर यह सभी के सभी चारों कथन जो है वह सही हैं। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से
पंचायती राज व्यवस्था को जो है संविधान में शामिल कर लिया गया था। तो इसी के अंतर्गत एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया था। ग्राम सभा होती क्या है, तो किसी पंचायत क्षेत्र में जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, मान लीजिए कि कोई एक पंचायत क्षेत्र है, आपके गांव का जो पंचायत क्षेत्र है, वहाँ के जो भी पंजीकृत मतदाता होंगे, जितने भी पंजीकृत मतदाता होंगे जो उस पंचायत क्षेत्र के चुनाव में वोट दे सकते हैं, उनको पंजीकृत मतदाता बोला जाता है। तो किसी भी पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिला करके बनाए जाने वाली सभा को कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, जिसका प्रावधान हमारे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से कर दिया गया है। ग्राम सभा के माध्यम के लिए आर्टिकल कौन सा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा मत। दूसरी बात करते हैं दूसरे कथन की। जो देखिए, भारत में जो है प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में 3 व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ जगहों को छोड़ करके जहां पर 20 लाख से कम की आबादी है, तो वहां पर जो है यह जो मध्यवर्ती पंचायत है इसको नहीं रखा गया। ठीक है, वहाँ पर 2 स्तर की ही पंचायत होती है। ठीक है, एक तो हो गया पंचायत स्तर पर और दूसरा हो गया जिला स्तर पर। मध्यवर्ती पंचायतें वहाँ पर नहीं होती, जहाँ पर भी 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले जो भी राज्य हैं वहाँ पर। ठीक है, और जो पंचायत के ये तीनों स्तर हैं, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, यहाँ के सभी सदस्यों का चुनाव जो है वह सीधे होता है। ऐसा नहीं किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव हो, सभी का चुनाव जो है वह सीधे सीधे होता है, यानी कि डायरेक्ट चुनाव होता है। उनको मतदाता स्वयं ही वोट देकर, जैसे आप चुनते हैं पंचायत को, वैसे ही जिला पंचायत सदस्य को आप चुनते हैं, वैसे ही आप जो है ब्लॉक पंचायत सदस्य को भी चुनते हैं। हालांकि इनके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि प्रधान के बारे में छोड़ दीजिए, यह राज्य विशेष के ऊपर निर्भर करता है। कुछ राज्य यह नियम बना देते हैं कि जो भी सदस्य होते हैं वह अपने में से चुनते हैं, और कुछ राज्यों का प्रावधान है कि डायरेक्ट पंचायत के प्रधान का भी चुनाव होता है, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं इन दोनों के अध्यक्षों के बारे में। तो मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव जो उनके सदस्य होते हैं उनके बीच से ही और उनके सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उनके बीच और सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि उनमें से किसी कोई एक सदस्य खड़ा होता है और उसी को सभी सदस्य चुनते हैं। 2 सदस्य ना चुनना के लिए तो 2 सदस्य चाहिए, तो 2 लोग खड़े हो गए तो या तो इन्हें वोट दे करके अध्यक्ष बनाया जाता है, और ये वोट दिया जाता है उन सदस्यों के द्वारा ही। जैसे एग्जाम्पल अगर ज़्यादा कठिन हो रहा हो आप लोगों के लिए, तो लोकसभा या विधानसभा को समझिए आप। वहाँ का जो सभापति होता है या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। तो इसी प्रकार से इस मध्यवर्ती पंचायत के सदस्यों द्वारा ही अपने अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का सदस्य भी तो होता है। ठीक है, चलिए, और जो आरक्षण का प्रावधान है वह सभी स्तरों पर है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान पंचायतों के सभी स्तरों पर और साथ ही साथ अध्यक्षों के सभी स्तरों पर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शंस है ए 65वां संशोधन अधिनियम, बी 88वां संशोधन अधिनियम, सी 91वां संशोधन अधिनियम, या फिर डी 107वां संशोधन अधिनियम। चलिए देखिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से यह बाउंडेशन लगा दी गई सरकारों के ऊपर या कार्यपालिका के ऊपर कि अब जो मंत्रिपरिषद है उसमें जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी वह अधिकतम सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक ही होगी। यानी कि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अगर विधानसभा की बात करें तो राज्यों की बात करें तो राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के अधिकतम 15% लोग ही मंत्री स्तर पर या फिर मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। यह प्रावधान लगा दिया गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। होती इसके पहले क्या होता था, जाने कितने बड़े बड़े मंत्रिपरिषद ही बन जाते थे। ठीक है, पता चला सदस्य संख्या 100 है और मंत्री बना दिया गया, गठबंधन की राजनीति के कारण मंत्री बना दिया गया 50 लोगों को। ठीक है, तो इसी प्रकार की कुछ घटनाओं को रोकने के लिए यह सदस्यों की संख्या को सीमित करने का प्रावधान कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से।
और साथ ही साथ 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक अन्य बदलाव किया गया हमारे दल बदल कानून में। क्या किया गया बदलाव? तो इसमें पहले होता था दल बदल कानून में कि अगर 1/3 सदस्य किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसको विलय मान लिया जाता था और यह मान लिया जाता था कि इनकी सदस्यता या फिर ये सभी 1/3 सदस्य हैं वह अब अयोग्य नहीं होंगे, जिसमें बाद में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन करके इस 1/3 को 2/3 में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि 2/3 सदस्य अगर किसी दूसरी पार्टी से जा कर के मिलते हैं तब वे जो है दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की सिफारिश की थी? ए. बलवंत राय मेहता समिति, बी. चिलैया समिति, सी. NN वोहरा समिति या फिर डी. संथानम समिति। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर 2 आयोग बनाए गए थे, 2 कमेटियां बनाई गई थी या 2 संस्थान बनाए गए थे, ऐसे जानिए। अभी तो आयोग ये बाद में बना, ठीक है। एक तो बनाया गया था CVC को यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया गया था और दूसरा बनाया गया था CBI को। अभी CBI के बारे में आगे प्रश्न आएगा, वहाँ पर देखेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ बात करते हैं CVC की। तो संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1964 में, कब? 1964 में CVC को एक कार्यपालिका के आदेश के द्वारा या कार्यकारी संकल्प या फिर यूं कहें तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा CVC की नियुक्ति कर दी गई थी या फिर CVC की स्थापना कर दी गई थी। बाद में 2003 में संसद के अधिनियम के माध्यम से CVC को पुनर्स्थापित किया गया या फिर अब CVC जो है वह संवैधानिक हो गया। संसद में एक अधिनियम बनाया गया CVC के लिए 2003 में, जिसके बाद जो है CVC जो है वह एक सांविधिक दर्जा प्राप्त संस्था या फिर आयोग हो गई। ठीक है, देखिए CVC जो है वह अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट CVC सौंपता है और यह एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, इसको किसी के द्वारा या किसी मंत्रालय या विभाग के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है और CVC जो है यह संसद के प्रति उत्तरदायी है और अपनी रिपोर्ट CVC जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। CVC देखिए एक सदस्यीय निकाय नहीं है। CVC जो है वह एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक तो होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है एक, यानी कि वह अध्यक्ष होता है, और 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त इसमें होते हैं। यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वह हो सकती है 3। ठीक है, CVC के सदस्यों की संख्या अधिकतम जो हो सकती है वह 3 हो सकती है और इन सभी के नियुक्ति के लिए जो सिफारिश की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को जो है 3 सदस्यीय एक समिति सिफारिश करती है। इस 3 सदस्यीय समिति में जो है अध्यक्ष के रूप में होते हैं प्रधानमंत्री, और जो 2 सदस्य होते हैं वे 2 सदस्यों में एक तो होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता और दूसरा सदस्य जो होता है वह होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री से गठित 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जो है CVC की नियुक्ति की जाती है। CVC का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें से जो भी पहले हो जाए उसके बाद CVC अपने सदस्य पर नहीं बना रहता है। ठीक है, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद इनको केंद्र या राज्य सरकार में कोई भी अन्य पद नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए CVC को उनके दुराचरण और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है, किस आधार पर? 2 ही आधार हैं, दुराचरण और अक्षमता के आधार पर ही राष्ट्रपति CVC को हटा सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। राष्ट्रपति उनको हटाने के विषय को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज देगा जांच के लिए। सर्वोच्च न्यायालय अपनी जांच करेगा और यदि पाएगा कि हाँ जो CVC के आयुक्त हैं वे जो है दुराचरण या वे अब अक्षम हो गए हैं और वह अपने कार्य को सही से नहीं कर पा रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय अगर जांच में इसको सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगा और राष्ट्रपति जो है उनको उनके पद से हटा देगा। याद रखिएगा, संसद नहीं, सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
जहां पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला, ए, ये प्रादुर्भाव में संवैधानिक है। बी, वे समय की मांग और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती हैं। सी, वे न केवल उनके दायरे में आने वाले विषयों के प्रभारी मंत्रियों को शामिल करती हैं बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी शामिल करती हैं। और डी, वे श्रम विभाजन और प्रभावी मंत्रिमंडल के सिद्धांतों पर आधारित है। बताइए इसमें से कौन सा जो है वह कैबिनेट कमेटीज़ के संदर्भ में, कैबिनेट कमेटीज़ या मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मंत्रिमंडलीय समितियां जो है वह किसी भी प्रकार की संवैधानिक समितियां नहीं होती हैं। इनका गठन समय की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो है यानी कि किसी भी एक विषय को लेकर के यदि मंत्रिमंडल को गठन कर दिया गया। देखिए मंत्रिमंडलीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं स्थायी और दूसरी होती हैं तदर्थ। ठीक है, जिनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा समय की मांग और आवश्यकता के अनुसार की जाती है। ठीक है, इनका गठन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा आवश्यकता के अनुसार गठन कर दिया जाता है। इसमें सदस्य जो है वह न्यूनतम 3 होते हैं और अधिकतम इनमें 8 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या 3 से लेकर के 8 तक होती है। ठीक है, और यदि किसी कैबिनेट कमेटी में या मंत्रिमंडलीय समिति का सदस्य यदि किसी कैबिनेट मंत्रिमंडलीय समिति का सदस्य प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री द्वारा जो है उस कमेटी की अध्यक्षता की जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। और इसके अलावा अगर कुछ छोटी मोटी बातें करें तो इन सब कथनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें तो देखिए यह करती क्या है कि अपने कार्यों को प्रत्यायोजित करती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल क्या दूँ कि मान लीजिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री को लेकर के कोई एक प्रश्न उठा कि बीएसएनएल को लीजिए, बीएसएनएल को लेकर के कोई एक प्रश्न उठा कि बीएसएनएल का आगे भविष्य में क्या करना है, तो इसके लिए एक अलग से मंत्रिमंडलीय समिति मान लीजिए बना ली गई और इसमें शामिल कर लिया गया फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, क्योंकि वित्त का भी सवाल है बीएसएनएल के लिए। उसके अलावा इसमें शामिल हो गया आपका क्या कहते हैं टेलीकॉम मिनिस्टर शामिल हो गए। ठीक है, संचार मंत्री इसमें शामिल हो गया। उसके अलावा इसमें और एक कौन मंत्री शामिल हो जाएंगे, मान लीजिए इसमें प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया गया। तो अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समिति में शामिल हैं और वो सर्वोच्च होता है मंत्रियों में, तो यह इसका अध्यक्ष हो जाएगा और बाकी ये दोनों इसके सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो अन्य मंत्री होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम। ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट कमेटीज जो है वह संवैधानिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है। और दूसरा, यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो इस अधिनियम के अंतर्गत 24 घंटे के भीतर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल और केवल पहला कथन सही है। देखिए सूचना के अधिकार के संबंध में एक गेटवे बनाया गया। ठीक है, एक आरटीआई पोर्टल गेटवे बनाया गया है किसके द्वारा, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और साथ ही साथ कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यह इन्हीं की एक पहल है। इसके माध्यम से ये सरकारी सूचनाओं को जो है लोगों तक, हमारे आप तक उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, कौन कौन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी जिसको बोला जाता है, और इसके अलावा ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ इसको तो मैं पढ़ दिया, बता दिया आपको डीओपीटी। ठीक है, तो डीओपीटी और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन, इन दोनों के द्वारा मिलकर के इस सूचना के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाता है। इन्होंने एक आरटीआई पोर्टल गेटवे बना दिया है जिसके माध्यम से यदि आप किसी सूचना के लिए अपील करते हैं तो आपको वह सूचना प्रदान करवा दी जाती है, अगर आपके सूचना मांगने का तरीका और सूचना आपकी जो है वह सरकार के गोपनीय सूचनाओं के अंतर्गत नहीं आती है तब। ठीक है, तो
बात करते हैं दूसरे कथन की, तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई सवाल उठ जाता है, ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उस सूचना को जो है 48 घंटे के अंदर प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है, न कि 24 घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एकेडमी यानी कि सीबीआई ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी इज लोकेटेड एट, बताइए सीबीआई एकेडमी कहाँ पर है, सिंपल बताइए। ए उदयपुर, बी शिमला, सी रांची या फिर डी गाजियाबाद। बहुत कठिन बना देते हैं ये लोग, है ना। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो सीबीआई एकेडमी है वह जो है यानी कि जहाँ पर सीबीआई के लोगों की ट्रेनिंग होती है वह है आपके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। सीबीआई की स्थापना देखिए 1963 में की गई थी। शुरुआत में यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था, बाद में इसको जो है कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। किसमें? कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अब यह जो है वर्तमान में यह जो है सीबीआई जो है वह कार्मिक मंत्रालय के ही एक संबद्ध मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। सीबीआई को इसके अधिकार जो है वह मिलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, जिसका निर्माण किया गया था 1946 में। हिंदी में बोलूँ तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है। सीबीआई अपनी सेवाएं जो है वह सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और साथ ही साथ लोकपाल को भी सीबीआई जो है वह सहायता या फिर अपनी सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, जब इन सबको अपनी सेवाएं या सहायता प्रदान किया जाता है सीबीआई के द्वारा, तो सीबीआई जो है इनके डायरेक्शन में ही काम करती है। ठीक न, इनके ऊपर केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद की स्थापना जो है वर्ष 1996 में की गई थी। ठीक है, और यहीं पर सीबीआई के पर्सनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सूचियां हैं, इनको आपको सुमेलित करना है, छोटा सा है, सूचियों को सुमेलित कर लेते हैं। तो काफ़ी लंबा है चूँकि ये, मैं इनके बारे में आपको बता ही देता हूँ। अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग तरीके से है, कन्फ्यूज़ कर जाएंगे आप लोग। फिलहाल लिखिए, एक बार कोशिश की जाती है, क्या दिक्कत है। एक तरफ समिति है और दूसरी तरफ कार्य है। पहला ए याचिकाओं पर समिति, ऑप्शन है पहला, यह सदन में प्रक्रियाओं एवं कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या परिवर्तन की अनुशंसा करती है। बी कार्य सलाहकार समिति, और यह सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित है। सी सदन की समिति, यह सदनों के सामने लाए जाने वाले सरकार के मामलों और अन्य कार्यों के लिए समय का आवंटन करती है। और डी नियमन समिति या नियम समिति, जो ऑप्शन है, यह विधेयकों तथा सामान्य जनहित के मामलों पर याचिकाओं की जांच करती है और संघ सूची में शामिल विषयों से संबंधित मामलों पर अभ्यावेदन भी प्रस्तुत करती है। इन्हीं सब के लिए बोलता हूँ मैं जो है पीडीएफ आप ले लीजिए। ठीक है, फिलहाल छोड़िए, जैसी आपकी इच्छा हो कीजिए। कूट है ए 2314, बी 1423, सी 4321 या फिर डी 1234। पीडीएफ लेने के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए। आप लोग को लग रहा होगा कि फीस के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, और उन्हीं थोड़े थोड़े पैसों की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कह रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4321। चलिए सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं याचिकाओं पर समिति के बारे में। तो देखिए, याचिकाओं पर जो समिति है वह विधेयकों और सामान्य जनहित के मामलों पर जांच करती है। यहाँ पर देखिए, विधेयकों एवं सामान्य जनहित के मामलों पर याचिकाओं की जांच की जाती है याचिका समिति के माध्यम से, और साथ ही साथ याचिका समिति जो है वह संघ सूची में शामिल विषयों से संबंधित मामलों पर भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्य सलाहकार समिति के बारे में। तो देखिए, कार्य सलाहकार समिति जो है वह सदनों के सामने लाए जाने वाले सरकार के मामलों और अन्य कार्यों के लिए समय का आवंटन करती है। किसका? समय का आवंटन करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सदन समिति के बारे में। तो देखिए, यह सदस्यों के आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित है। और सबसे अंत में जो नियम समिति है उसका कार्य है सदन में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना और
नियमों में संशोधन और परिवर्तन की अनुशंसा करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के अंग का निर्माण करते हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यसभा और चौथा लोकसभा। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4 या डी केवल 2, 3 और 4। चलिए देखिए, संसद का निर्माण जो है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा मिल करके किया जाता है और इसका इस प्रकार से जो सही आंसर होगा 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बारे में कहाँ बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 79 आप देखेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह देश में केंद्रीय आतंकवाद रोधी विधि प्रवर्तन एजेंसी है। दूसरा, NIA के प्रमुख को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन है ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं या डी न तो 1 और न ही 2 सही है। बताइए NIA के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NIA के प्रमुख की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, केंद्र सरकार के द्वारा जो है NIA के प्रमुख की नियुक्ति की जाती। ठीक है, NIA का गठन देखिए 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था तो उसके बाद वर्ष 2009 में किया गया था और एक अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो उस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम। ठीक है, तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, सिंपल बोला जाता है इसको NIA एक्ट 2008। ठीक है, और यह जो है यानी कि जो NIA है वह केंद्रीय आतंकवाद रोधी एक एजेंसी है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है NIA का यह है आपके दिल्ली में, नई दिल्ली में NIA का मुख्यालय है और साथ ही साथ 8 जगहों पर इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, उन 8 जगहों के नाम मैं क्रमवार बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, क्रमवार से मतलब नहीं है। देखिए, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता और जम्मू और इसके साथ साथ रायपुर। इन 8 जगहों पर NIA का कार्यालय है। कहाँ पर? हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, जम्मू और रायपुर। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पर है? तो NIA का मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है। ठीक है, तो आतंकवाद रोधी कार्यों के अलावा जो है NIA का एक अन्य काम है और वह है कोसांग सेल का, एक इसका कोसांग सेल है। ठीक है, कोसांग सेल इसको बोला जाता है TFFC। ठीक है, टेरर फंडिंग और साथ ही साथ बताइए टेरर फंडिंग और फेक करेंसी। टेरर फंडिंग हो गया और ये हो गया फेक करेंसी, यह भी NIA के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, यह इसका काम क्या है? तो जो जाली मुद्रा और जो आतंकियों का वित्त पोषण होता है उस मामले को देखता है यह। ठीक है, और NIA जो है वह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ही NIA कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, प्रधानमंत्री लोकसभा के किसी सदस्य को सामयिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। दूसरा, उसके पास लोकसभा अध्यक्ष की पूर्ण शक्तियां होती हैं। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जब नई सदन का गठन होता है, नए नए चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद जो है जो लोकसभा का पूर्व अध्यक्ष रहता है वह चुनाव के ठीक बाद जो है वह इस्तीफा दे देता है। ठीक है, और इसके बाद जो है उन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और यह नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के
द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और उस प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी जो है वह राष्ट्रपति ही दिलवाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है और इसका जो कार्य होता है वह बस इतना होता है कि यह नए सदस्यों को शपथ दिलाता है और साथ ही साथ नवनिर्वाचित पहली लोकसभा की पहले बैठक की अध्यक्षता करता है। नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की जाती है और नए सदस्यों का शपथ दिलवाया जाता है और जैसे ही यह कार्य संपन्न हो जाता है और लोकसभा के सदस्य जब शपथ ले चुके होते हैं तो उनके द्वारा अपने बीच में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रोटेम स्पीकर का पद है वह एक अस्थायी पद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह कुछ दिनों के लिए ही बस विद्यमान रहता है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।